जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि पर्पल बेल किंग की वजह से बहुत सारे ह्यूमन वॉरियर्स को ये शक हो जाता है कि लुओ फेंग के पास सैक्रिफिशियल टावर का ट्रेजर है और साथ ही पर्पल बेल किंग और बहुत सारे वॉरियर्स लुओ फेंग को ढूंढ रहे थे और उन्हें पता चल जाता है कि वो मिलिट्री बेस में छुपा हुआ है, जिससे पर्पल बेल किंग ये समझ चुका था कि वो बचने के लिए नहीं छुपा है बल्कि वो आने वाली फाइट की तैयारी कर रहा है। इसीलिए वो खुद भी अपने एक इविल प्लान को सोचते हुए उसे एग्जीक्यूट करने लग गया था। वहीं इधर फेंग सैक्रिफिशियल टावर से मिली हुई वेल्थ का इस्तेमाल करते हुए कई सारे नए नए ट्रेजर्स को बाय करता है, जिसके चलते अब उसकी स्ट्रेंथ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है और वो इजीली किसी भी लिमिट किंग लेवल को मार सकता है। और अब फिर पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद फेंग मिलिट्री बेस को छोड़ने से पहले पर्पल बेल किंग के ऊपर एक 50 मिलियन हुनिवांस की बाउंटी लगा देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि जितने भी पावरफुल वॉरियर्स उन्हें पता चल जाए कि मेरे पास सैक्रिफिशियल टावर के ट्रेजर्स हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा पावरफुल वॉरियर को किल कर दूं ताकि फिर सभी लोग मुझसे डरें, जिसमें ववाता भी उसका साथ देती है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एलियन रेस की आर्मी कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पर्पल बेल किंग अपने दो साथियों के साथ डिनर कर रहा था। तभी उनमें से एक वॉरियर जिसका के नेम हैवी एरो किंग है, वो पर्पल बेल किंग के पास आते हुए उनसे कहता है, पर्पल बेल किंग तुम तो काफी शांत हो, जबकि वहीं वो ह्यूमन अनडाइंग यांजी कॉन्टिनेंट में तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। उसकी इस बात पर पर्पल बेल किंग हंस देते हैं। तभी उनका वो तीसरा साथी जिसका के नेम होता है ब्लड बीस्ट किंग, वो कहता है, उसकी तुम पर लगाई हुई बाउंटी की कीमत सीविका की सिल्वर विंग किंग के ऊपर लगाई हुई बाउंटी से 2 गुनी है। क्या पता वो कितनी ज्यादा रीइंफोर्समेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये कहने के बाद वो अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं। तभी पर्पल बेल किंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या मेरे पास हैवी एरो किंग और ब्लड बीस्ट किंग नहीं है? 2 लिमिट किंग वॉरियर्स के मेरे साथ होते हुए पूरे यांजी कॉन्टिनेंट में आखिर ऐसा कौन है जो हमारा सामना कर सकता है? उनकी ये बात सुनकर तो वो दोनों वॉरियर्स भी जोर जोर से हंस देते हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई वॉरियर नहीं है जिसको ये मार ना सके। और अब फिर जोर जोर से कह के लगाकर हंसने के बाद ब्लड बीस्ट किंग टेबल पर अपना पांव रखते हुए कहते हैं, हाँ तुमने सच कहा, इस 7th स्टार बैटलफील्ड के अंदर सबसे डेंजरस जगह सिर्फ स्टार टावर है, जहां पर अलग अलग रेसिस से कई सारे लिमिट किंग वॉरियर्स इकट्ठा हुए रहते हैं, जबकि यहाँ यांजी कॉन्टिनेंट में तो सिर्फ ऑर्डिनरी किंग्स रहते हैं जिनसे डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी ये बात सुनने के बाद अब हैवी एरो किंग पर्पल बेल किंग से पूछते हैं, तुम्हारा प्लान क्या है? अब हम कब एक्शन लेंगे? इस पर पर्पल बेल किंग उनसे कहते हैं, जल्दीबाजी मत करो, मेरे शिकार करने का एक रूल है, पहले मैं एनिमी को ऐसा फील कराता हूँ कि उसका टारगेट कितना वीक है, और फिर जब वो मुझे कमजोर समझकर अंडर एस्टिमेट करके मेरे सामने अपीयर होगा तब मैं उसे दिखाऊंगा अपनी ट्रू पावर्स। अब बस उस मोमेंट का इंतजार करो। उनके ये कहते साथ ही सीन कट हो जाता है और हमें कुछ दिनों बाद का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर पर्पल बेल किंग यांजी कॉन्टिनेंट में केव के अंदर बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहे थे कि तभी ही यहाँ बाहर हमें देखने को मिलता है कि लुओ फेंग स्टार इल्यूजन किंग के साथ आसमान में टेलीपोर्ट हो गया था। फेंग की इस टेलीपोर्टेशन का एहसास पर्पल बेल किंग को भी हो जाता है, इसलिए वो भी कहता है, ये तो स्पेशल फ्लक्चुएशंस है, यानी कि वो टेलीपोर्ट होकर आ चुका है, उस ह्यूमन ने चारा ले लिया है, अब बारी है शिकार करने की। वहीं इस तरफ स्टार इल्यूजन किंग टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू लुओ फेंग से कहती है, यांग बी केयरफुल, जिस पर फेंग सर हिलाते हुए हाँ करता है। इसी के साथ स्टार इल्यूजन किंग वहां से टेलीपोर्ट होकर चली जाती है और अब लुओ फेंग यहाँ पर अकेला बचा था। तो बबाता उसके सामने अपीयर होते हुए उससे कहती है, पर्पल बेल किंग यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर एक केव में है और उसने अपने सिग्नल्स को भी ब्लॉक नहीं किया, जिसका साफ साफ मतलब है कि वो जानबूझकर हमारा इंतजार कर रहा है। इस पर फेंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि उसने पहले ही यहाँ पर जाल बिछाया होगा, पर वो ये भी जानता है कि मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। वो बहुत कॉन्फिडेंट है और मैं भी हूँ, और अब तुम देखना कि जब वो मर रहा होगा तो उसे समझ आएगा कि रिग्रेट का असली मतलब क्या होता है। इसी के साथ फिर अब फेंग अपना पहला मूव चलते हुए कहता है, इरीना। ये सुनना ही था कि इरीना को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है, इसलिए वो एक पोर्टल बनाकर फेंग किनर वर्ल्ड से बाहर आ जाती है और अपनी पूरी की पूरी इंसेक्ट आर्मी को भी ले आई थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो कंबाइन एनर्जी बीम अटैक क्रिएट करना शुरू कर देती है। इसी दौरान हमें पर्पल बेल किंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर सोच रहा होता है, काफी टाइम हो गया, अभी तक उस ह्यूमन ने कुछ किया क्यों नहीं? उसका इतना सोचना ही था कि तभी रीना का वो कंबाइन एनर्जी बीम अटैक उसकी तरफ आना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि वो इसके साथ हिट हो पाता, पर्पल बेल किंग को इसका एहसास हो गया था, इसलिए वो कहता है, बुरा हुआ। इसी के साथ वो अटैक उस जगह से हिट हो जाता है और हमें वहां पर बहुत ही जबरदस्त डिस्ट्रक्शन दिखाई जाती है, जो कि कितनी ज्यादा है ये स्क्रीन पर आप लोग भी देख पा रहे होंगे। तभी पर्पल बेल किंग उसके अंदर से निकलकर बाहर आते हुए कहता है, एक पावरफुल एनर्जी अटैक,
लकीली मैंने जल्दी रिएक्ट कर दिया, वरना मुझे इससे काफी डैमेज पहुंचता। और फिर वो अपने सामने देखता है कि लुओ फेंग तो अपनी पूरी इंसेक्ट आर्मी के साथ आया हुआ है। इसीलिए वो सोचता है कि ओरिजिनली तो मैं पहले इसके साथ अकेला फाइट करना चाहता था, लेकिन अब इन हालात को देखते हुए तो लगता है कि यही अच्छा होगा कि मैं जल्दी से उन दोनों को बुला लूं, ताकि अगर कोई भी खतरा हो तो वो उसे फेस करें, ताकि मैं एक बेहतरीन चांस का वेट करते हुए फेटल ब्लो डिलीवर कर सकूं। ये सोचने के बाद फिर वो टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू ब्लड बीस्ट किंग और हैवी एरो किंग के साथ बात करते हुए उनसे कहता है, मैं पहले आगे जाकर इसका ध्यान भटकाता हूँ और तुम दोनों हमारे प्लान 3 को फॉलो करते हुए इसके ऊपर दोनों साइडों से अटैक करो। इसे सांस लेने तक का टाइम भी मत देना और डायरेक्टली एक जोरदार धचका दो। ये कहने के बाद वो तेजी के साथ फ्लाई करते हुए लुओ फेंग के सामने अपीयर हो जाता है। तो अब फिर फेंग उससे कहता है, वो तुम ही थे ना जो जानबूझकर मुझे यहाँ पर खींच लाने के लिए रूमर्स फैला रहे थे, और अब जबकि मैं आ चुका हूँ तो तुम कछुए की तरह शेल में अपना सर छुपाते फिर रहे हो। इस पर पर्पल बेल किंग उससे कहता है, वो तुम हो जो छुपते फिर रहे हो, और अब फाइनली तुम सामने आ चुके हो, तो क्या तुमने इनफ पावरफुल वेपन्स खरीद लिए हैं? क्या लगता है कि उनके साथ तुम मेरा सामना कर पाओगे? ये कहने के बाद फिर वो अपने मन में सोचता है, अब इसे थोड़ी देर तक एरोगेंट बनने दो, कुछ ही देर में यहाँ पर ब्लड बीस्ट किंग और हैवी एरो किंग भी आ जाएंगे। भले ही अब तुम्हारे पास ट्रम्प कार्ड है, पर वो दोनों ही पहले उसका सामना करेंगे। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर सैक्रिफिशियल टावर से तुम्हारे हाथ कौन सा खजाना लगा है। इसी दौरान फेंग भी इधर मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है, पर्पल बेल किंग, आज मुझे अपनी सारी चालें दिखा दो, अदरवाइज तुम वर्थी नहीं हो कि मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़े। फेंग का भी इतना सोचना ही था कि तभी वहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस होना शुरू हो जाती हैं और हर तरफ तबाही मचने लग गई थी। इसी से फेंग को एहसास हो जाता है कि वो आ गए, और तभी अचानक से उसके ऊपर पीछे से एक पावरफुल अटैक थ्रो कर दिया गया था, जो कि और कोई नहीं हैवी किंग एरो की पावरफुल एरो स्ट्राइक थी, जिससे बचने के लिए फेंग अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए अपने 3 क्लोन बना लेता है। इसके बावजूद भी वो इस अटैक से बड़ी ही मुश्किल से बच पाता है, क्योंकि इस अटैक की रेंज में आने की वजह से फेंग अपनी इस टेक्निक को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा था, जो देखकर तो वो भी हैरान हो गया था, और इसीलिए अपने मन में कहता है, ये तो लिमिट किंग लेवल का वॉरियर है। इससे पहले कि फेंग कुछ भी कर पाता तभी ब्लड बीस्ट किंग भी फेंग के ऊपर अपना एक पावरफुल पंच लैंड करने के लिए उसके पीछे अपीयर हो चुके थे, और ये सारा सीन यहाँ पर स्लो मोशन में हो जाता है। फेंग ने ब्लड बीस्ट किंग की प्रेजेंस को भी महसूस कर लिया था, इसीलिए वो उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने आसपास के सभी पावरफुल वॉरियर्स का डाटा स्टडी किया था और ब्लड बीस्ट किंग और हैवी एरो किंग उनमें से एक हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इनसे इन पर्सन मीटिंग इतनी ज्यादा कोल्ड होगी। इनके पावरफुल ऑरास मेरी हड्डियों तक चिल्स भेज रहे हैं। और इसी के साथ वो ब्लड बीस्ट किंग के एक जोरदार पंच के साथ डायरेक्ट हिट हो जाता है, जिसकी वजह से फेंग खुद को संभाल नहीं पाता और बहुत ही ज्यादा जोर के साथ आकर जमीन के साथ टकरा गया था। और फिर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ पर्पल बेल किंग लुओ फेंग से कहता है, यांग, आज तुम डेफिनेटली मारे जाओगे। इधर जैसे ही फेंग खुद को संभालते हुए हवा में आता है तो ये तीनों तरफ से फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो देखकर फेंग अपने सैक्रिफिशियल टावर से मिले हुए स्पेस लॉकिंग काम का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और साथ ही अपने मन में कहता है, तुम लोग मुझे घेरना चाहते हो तो फिर चलो मैं तुम्हें पहले अटैक करने का चांस देता हूँ, स्पेस लॉकिंग आर्म। इसी के साथ फेंग ने अपने स्ट्रेचर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके यूज से वहां पर एक पावरफुल टोर्नेडो बन जाता है और आसपास की सारी स्पेस लॉक हो चुकी थी। सैक्रिफिशियल टावर के पैटर्न हर तरफ फैले हुए होते हैं। इसी के चलते ब्लड बीस्ट किंग, हैवी एरो किंग और पर्पल बेल किंग लुओ फेंग के नजदीक भी नहीं आ पाते और वो जहाँ जहाँ खड़े हुए थे वहीं पर ही स्टक हो गए थे। इससे उन्हें भी हैरानी होती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ये तीनों यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे और ये टोर्नेडो भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। अब क्योंकि यहाँ पर स्पेस लॉक हो चुकी थी और तीनों वॉरियर्स को इसका एहसास भी हो गया था, इसीलिए ब्लड बीस्ट किंग पर्पल बेल किंग से कहते हैं, पर्पल बेल किंग, तुमने तो कहा था कि ये ह्यूमन बहुत वीक है, इसे तो टेलीपोर्टेशन और लॉ ऑफ स्पेस के बारे में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ना। यहाँ के हालात देखकर ऐसा लगता तो नहीं। ब्लड बीस्ट किंग की ये बात सुनकर पर्पल बेल किंग कहता है, डेफिनेटली वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। और फिर वो अपने आसपास मौजूद सैक्रिफिशियल टावर के उन पैटर्न्स को देखते हुए कहते हैं, ओ हाँ, ये सीक्रेट पैटर्न्स, ये तो सैक्रिफिशियल टावर पर थे, और जब हम वहां पर थे तो हम टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ये जरूर सैक्रिफिशियल टावर के ट्रेजर का इस्तेमाल कर रहा है। पर्पल बेल किंग की ये बात सुनकर हैवी एरो किंग कहते हैं, फिर तो ये ट्रेजर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। इसी के साथ ब्लड बीस्ट किंग अपने पावरफुल अटैक क्रिएट करते हुए फेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, इसे मार डालो, सिर्फ ये अकेला ट्रेजर ही हमें बहुत ज्यादा अमीर बना सकता है। हैवी एरो किंग भी अपनी एक और एरो स्ट्राइक को क्रिएट करते हुए फेंग से कहते हैं, भले ही हम यहाँ पर टेलीपोर्टेशन ना कर सके, लेकिन फिर भी तुम नहीं बच सकोगे। इसी के साथ वो तीनों अपने अपने इन पावरफुल अटैक्स को फेंग की तरफ थ्रो कर देते हैं, जो देखकर फेंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यहाँ से क्यों बचकर भागूंगा, वो तुम लोग हो जिन्हें भागना होगा। ये कहते साथ ही फेंग अपनी स्टोरी रिंग से 2 पावरफुल डिवाइन क्रिस्टल्स को
को बाहर निकाल कर उन्हें एक्टिवेट कर देता है, जो देखते साथ ही ब्लड बीस्ट किंग कहते हैं, क्या ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड फायर सोर्स क्रिस्टल है। उसकी ये बात सुनकर फैंग उससे कहता है, सही कहा, सिर्फ ये एक स्टोन ही 10 पिनेकल किंग लेवल की सेल डिस्ट्रक्शंस के बराबर है। तभी इधर पर्पल बेल किंग भी अपने मन में सोचता है, ये तो मेरे उस डिवाइन क्रिस्टल से भी 3 गुना ज्यादा पावरफुल है जो मैंने सैक्रिफिशियल टावर में डेटोनेट किया था। मेरे उस एक स्टोन ने ही लिमिट किंग लेवल के कैंग जिन किंग को सिर्फ एक ब्लो में ही डायरेक्टली खत्म कर दिया था, और अब इन 2 उससे भी ज्यादा पावरफुल स्टोन्स के सामने मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चांस है कि हम सरवाइव कर पाएंगे। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, भागो, जल्दी भागो। इस पर फैंग मुस्कुराते हुए अपने आप को क्योटिक विंग्स की डिफेंसिव शील्ड में लपेटते हुए कहता है, अब काफी देर हो चुकी है। इससे पहले कि वो तीनों वॉरियर्स यहाँ पर स्पेस लॉक में बचकर भाग पाते, तभी फैंग के ये दोनों स्टोन्स ब्लास्ट हो जाते हैं और ब्लास्ट होते साथ ही इन्होंने उन तीनों की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा जबरदस्त विजुअल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें ना सिर्फ उनकी बॉडी के चीथड़े उड़ गए थे बल्कि उनका दिल वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। एक लिमिट किंग वॉरियर जो कि बेहद ही पावरफुल है, वो बेचारे भी यहाँ पर खुद को नहीं बचा पाए और मरते वक्त ब्लड बीस्ट किंग के आखिरी अल्फाज यही थे, डैम इट। तो इस वजह से उसने स्पेस को लॉक किया था। बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के बाद हैवी एरो किंग फिर से एक बार अपनी बॉडी को जनरेट करते हुए कहते हैं, ये ह्यूमन तो इनसेन है, क्या इसे डर नहीं लगता कि ये खुद भी मारा जाएगा? और क्या ये इतना कॉन्फिडेंट है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्लोजन को भी सरवाइव कर लेगा? इसी के साथ हमें ये तबाही दूर से भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ हम स्पेस से भी देख पाते हैं कि यांजी कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट 25% डिस्ट्रॉय हो गया है, जबकि ये तीनों किंग लेवल के वॉरियर्स बार बार यहाँ पर मर रहे थे और जिंदा हो रहे थे। इसके चलते इनकी डिवाइन बॉडीज भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। और अब फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस सारी एक्सप्लोजन के थम जाने के बाद हम लावा के अंदर से निकलते हुए पर्पल बेल किंग को देखते हैं, जो कि जोर जोर से पागलों की तरह हंस रहे थे और वो खुश होते हुए यही बोल रहा होता है कि मैं बच गया, मैं बच गया, मैं मरा नहीं, मतलब कि अब तुम मारे जा चुके होगे। वो खुशी मना ही रहा था कि तभी एक आवाज आती है, ओह वाकई, तो फिर चलो मैं तुम्हें सचमुच में मार देता हूँ। फैंग की ये आवाज सुनकर पर्पल बेल किंग तो बहुत घबरा जाता है और इससे पहले कि उसे समझ आ पाता कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, बड़ी तेजी के साथ फैंग की लाइन लाइटिंग स्वॉर्ड सामने से आते हुए उसकी चेस्ट में धंस कर उड़ाते हुए उसे चट्टानों में ले जाकर मारती है। और ये स्वॉर्ड अब इतनी बुरी तरह से उसकी बॉडी में धंस चुकी थी कि पर्पल बेल किंग इसे खुद के अंदर से निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकाल पाता। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कितनी बुरी तरह से ब्लीडिंग कर रहा था। तभी फैंग फ्लाई करता हुआ वहां पर आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी में और भी ज्यादा धंसाते हुए उसके ऊपर ही खड़ा हो गया था। और फैंग का ये पोज कितना अमेजिंग लग रहा होता है। तभी फैंग पर्पल बेल किंग को उसकी जिंदगी के इस आखिरी सेकंड्स में उसे बताता है, ये कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं है, मैंने इसे फीमू पॉइजन से कोटेड किया हुआ है। तभी हम देख पाते हैं कि पर्पल बेल किंग जिसकी के बॉडी स्टार डस्ट बनना शुरू हो चुकी है, वो अभी भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, सिर्फ मैं अपनी बॉडी को अलग करके इस पॉइजन को अपने ब्लड में फैलने से रोक सकता हूँ। और वैसा करने की कोशिश भी कर रहा था, पर अफसोस वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाता। तभी फैंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहता है, इसे तुम्हारी बॉडी में फैलने में सिर्फ 0.01 मिली सेकेंड्स लगते हैं और इस पॉइजन का सिर्फ 0.72 ग्राम पॉइजन ही इनफ है तुम्हारी बॉडी के हर एक सेल में फैलने के लिए, जिससे तुम इंस्टेंटली मारे जाओगे। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि पर्पल बेल किंग की बॉडी वाकई पूरी तरह से स्टार डस्ट में बदल चुकी थी, पर वो अपने आखिरी अल्फाज में भी गुस्से में फैंग को बस यही बोल रहा था, मैं मर रहा हूँ, पर तुम ये मत सोचना कि मेरे मरने से तुम बिल्कुल ही अनस्क्रैच यहाँ से बचकर निकल जाओगे। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी भी सोच रहा था कि ब्लड बीस्ट किंग और हैवी एरो किंग उसकी मौत का बदला लेंगे। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि फैंग फौरन से वहां से फ्लाई करके चला जाता है कि तभी उसके पीछे से पर्पल बेल किंग की बाकियात के अंदर से वर्चुअल यूनिवर्स में जाने वाले बहुत सारे ईमेल स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पर्पल बेल किंग यहाँ पर मरते मरते भी अपना एक आखिरी दाव चल गया। अब देखना यह है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में लुओ फेंग पर्पल बेल किंग की इस आखिरी चाल का सामना कर पाएगा। आप सब दोस्तों को क्या लगता है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।